हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है दो ध्रुवी तक का अंत। और इस वीडियो में आज हम करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था और उसके क्या परिणाम आए, यानी कि उसका क्या रिजल्ट आया और उसके बाद में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो सोवियत संघ के विघटन यानी टूटने के कारण, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए या फिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था ये बताइए। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सोवियत प्रणाली क्या थी और उसका विघटन कैसे हुआ था, कब हुआ था, 1991 में दिसंबर में हुआ था, येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले। तो हमने उसमें पढ़ा था कि सोवियत प्रणाली की क्या क्या कमियां थी, उसके 7-8 पॉइंट थे और जो उसकी कमियां थी वो ही विघटन के कारण बनकर आते हैं। लेकिन फिर भी हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा और हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है राजनीतिक कमजोरी। तो सोवियत संघ में क्या हुआ था, राजनीति पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें राजनीतिक कमजोरी आने लगी थी, आर्थिक कमजोरी आने लगी थी, धीरे धीरे वहाँ पे खाद्यान्न की कमी होने लगी थी, नौकरशाही बढ़ने लगी थी, जिस कारण से सोवियत संघ में क्या होने लग गया, तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने लगी, या हम कह सकते हैं वो सोवियत संघ के लोग उससे थोड़ा परेशान होने लगे, जिस कारण से वो विघटन को चाहने लगे कि विघटन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है अमेरिका से होड़, यानी अमेरिका से कंपटीशन करने में सोवियत संघ ने अपने बहुत सारे संसाधन लगा दिए थे। बहुत सारे संसाधन उसने साजो सामान यानी सैन्य सामान पर लगा दिए थे, यानी कि संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा वो सेना पर लगाता था या फिर अमेरिका से होड़ करने में लगाता था। इससे क्या होता था कि वहाँ के लोगों को यानी कि सोवियत संघ की जनता को इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था। सोवियत संघ की जनता सोच रही थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन तो ये उस पर लगा देता है या फिर अमेरिका से होड़ पर लगा देता है या फिर सेना के लिए लगा देता है, तो हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए क्या कदम उठा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी उनके दिमाग में सोच आने लगी थी। और फिर तीसरा पॉइंट होता है सहयोगी देशों की मदद। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब विश्व 2 गुटों में बंटा था तो कुछ देश अमेरिका वाली साइड में आ गए थे, यानी अमेरिका की टीम में शामिल हो गए थे, और कुछ देश सोवियत संघ की टीम में शामिल हो गए थे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो होता उसमें क्या था, छोटे देश का एक स्वार्थ होता था, जिस कारण से वो बड़ी महाशक्ति के साथ अपने संबंध बनाते थे या फिर उनकी टीम में शामिल होते थे। क्योंकि अब छोटे देश का जब तक उसके साथ कोई ना कोई लेना देना रहेगा, यानी जब तक उसको महाशक्ति से फायदा मिलेगा, तब तक ही छोटा देश उस महाशक्ति के साथ कनेक्ट रहेगा या फिर उसके साथ जुड़ा रहेगा। अब जब उसको फायदा मिलना बंद हो जाएगा तो वो उससे जुड़ेगा नहीं। तो ऐसा ही होता था कि सोवियत संघ ने गुट बनाना तो शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत सारे देशों को अपनी टीम में मिलाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसके लिए ना यानी कि सोवियत संघ को उनकी मदद करनी पड़ी। जैसे कि कोई छोटा देश है, अगर वहाँ पे वो अभी अभी नया देश बना है तो उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी कि वापस से वो उपनिवेश ना बन जाए, या फिर अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको थोड़ी आर्थिक रूप से सहायता देनी पड़ेगी, मतलब इकोनॉमिक सहायता देनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी उसे बहुत सारी सहायता देनी पड़ती थी। अब जब ये सोवियत संघ इतनी ज़्यादा सहायता देगा तब उसके बहुत सारे संसाधन उसमें ही लग जाएंगे और बहुत सारी जो उसका धन है उसमें ही खर्च हो जाएगा। तो वहाँ की जनता सोचेगी कि ये दूसरे देशों के लिए तो इतना सारा कुछ कर रहा है सोवियत संघ, लेकिन यहाँ पे जो खुद के लोग हैं, सोवियत संघ की जो खुद की जनता है, उनके लिए इतना कुछ हो नहीं पा रहा है। इस कारण से भी उनमें तनावपूर्ण स्थिति आ जाएगी और फिर सोवियत संघ के विघटन को ये सारे कारक और ज़्यादा तेज बनाने लग जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है पश्चिमी देशों से तुलना। अब सोवियत संघ की जनता को ये बताया जा रहा था कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा उन्नत है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी सोवियत संघ की है, लेकिन
जो झूठ होता है वो थोड़े टाइम तक ही छुपाया जा सकता है, थोड़े टाइम तक ही रहता है, सच थोड़े टाइम तक ही छुपाया जा सकता है। अब धीरे धीरे सोवियत संघ के लोगों को पता लगने लगा था कि जो पश्चिमी देश हैं उनके सामान की क्वालिटी सोवियत संघ के सामान की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी है पश्चिमी देशों की, हालांकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। और सोवियत संघ की जो चीज़ें हैं, और या फिर हम कहेंगे सोवियत संघ में जो लोकतंत्र था वो न के बराबर था ही नहीं, एक ही पार्टी थी। अब एक पार्टी होती तो उन्हें वही चुननी पड़ती थी, जबकि जो पश्चिमी देश थे वहाँ पे अच्छी तरह से लोकतंत्र पाया जाता, लोगों को चुनने की ज़रूरत होती थी, उन्हें चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा कुछ नहीं था, तो लोग भी इससे परेशान होने लगे थे कि जितना पश्चिमी देशों को स्वतंत्रता दी गई है, स्वायत्ता दी गई है, उतनी स्वायत्ता या स्वतंत्रता हमें भी देनी चाहिए। इस कारण से विघटन को उन्होंने और ज़्यादा तेज किया। फिर 5वां पॉइंट आता है एक दल का शासन। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब एक ही पार्टी थी, अब कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक राज किया था या शासन किया था। अब 70 साल तक जब एक ही पार्टी शासन करती है तो जनता भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा अक गई कि हमेशा एक ही पार्टी आ जाती है। और तो और अगर अच्छी तरह से शासन करे या फिर अच्छी तरह से वो मतलब जनता की देखभाल करे तो जनता को कोई दिक्कत नहीं होती, वो पार्टी से खुश होते हैं बल्कि। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, धीरे धीरे नौकरशाही बढ़ने लग गई थी, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लग गया था। ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी। इसके अलावा इसमें जो पार्टी के अधिकारी थे उनको तो बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो नॉर्मल इंसान था या फिर जो नॉर्मल जनता थी उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आने लगा फिर इनको क्यों इतना ज़्यादा दिया जा रहा है, हम भी तो इनके बराबर है। इस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। फिर 6 पॉइंट आता है गोर्बाचेव के सुधार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गोर्बाचेव ने 2 सुधार किए थे। एक तो ये कि जो उसने पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, उनके साथ मित्रता करने की कोशिश की, और दूसरा सुधार उसने ये किया कि वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की, यानी कि सोवियत संघ में लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की। अब गोर्बाचेव ने जब ये सुधार करने का सोचा तो अब सुधार तो हुए, लेकिन उसके साथ क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। सोवियत संघ के विघटन को ज़्यादा तेज गति मिल गई। अब हुआ क्या कि जो इस सुधार के जो पक्ष में थे, यानी जो कहते थे कि हाँ सुधार होना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि गोर्बाचेव धीरे धीरे सुधार कर रहे थे, उन्हें तेज गति से सुधार करना चाहिए था, फास्ट सुधार करना चाहिए था, जो जनता को अच्छा नहीं लगा, इस कारण से विघटन हो गया। और जो इस सुधार के विपक्ष में थे, यानी जो कहते थे कि सुधार नहीं होना चाहिए, वो कहते थे सुधार तो होने ही नहीं चाहिए थे, अगर होने भी चाहिए थे तो वो धीरे धीरे होने चाहिए थे। गोर्बाचेव ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। कारण चाहे कोई भी हो, चाहे सुधार तेज हुए हो चाहे सुधार धीरे धीरे हुए हो, लेकिन सोवियत संघ का विघटन तो हो ही गया। फिर उसके बाद में हमारे पास आते हैं 7 पॉइंट राष्ट्रीयता की भावना का उदय। कोई बड़ी क्रांति या फिर कोई बड़ा परिवर्तन तभी होता है जब वहाँ की जनता उसके पक्ष में होती है या फिर बहुत बड़ी शक्ति उसका साथ दे रही होती है। अब जब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं होगी तो इतना बड़ा परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा तत्कालिक कारण और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कारण यही है कि राष्ट्रीयता की भावना का उदय, क्योंकि जब लोग साथ में आएंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और उसमें राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कुछ सुधार पढ़े जो 7 है टोटल। राजनीतिक कमजोरी, अमेरिका से होड़, सहयोगी देशों की मदद और पश्चिमी देशों से तुलना, एक दल का शासन जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया था, और इसमें कुछ कमियां भी आने लगी थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। गोर्बाचेव के सुधार और राष्ट्रीयता की भावना का उदय, ये 7 पॉइंट थे सोवियत संघ के विघटन के कारण बनकर सामने आए। तो हमारा इसमें एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे या सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों था। इन दोनों का आंसर एक ही है, या फिर सोवियत प्रणाली की कमजोरियों से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की क्या क्या कमियां थी, वो इसके कारण बनकर सामने आए थे। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम।
कि इसके रिजल्ट क्या है, कि जब सोवियत संघ टूट गया तो उससे क्या बड़े बड़े चेंज आए, दुनिया में कैसे होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ एक महाशक्ति थी जिसका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। जब वो टूटेगी तो विश्व में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उन परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला परिवर्तन आता है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध क्या था? अमेरिका में और सोवियत संघ में एक तनावपूर्ण स्थिति थी। अब जब अमेरिका रहा है लेकिन सोवियत संघ है ही नहीं, अमेरिका और सोवियत संघ में तनावपूर्ण स्थिति थी। अब सोवियत संघ है ही नहीं तो तनावपूर्ण स्थिति अमेरिका किसके साथ रखेगा? इस कारण से शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट था हथियारों की होड़ यानी कंपटीशन की समाप्ति। अब हथियारों की होड़ भी नहीं रही थी क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ थी। अब सोवियत संघ तो खत्म हो गया तो हथियारों की होड़ यानी कि कंपटीशन किसके बीच में होगा? क्योंकि कंपटीशन तो दो या दो से ज्यादा के बीच में होता है। अब यहाँ पे अकेले में क्या कंपटीशन होने वाला है? फिर उसके बाद में आता है विचारधारात्मक लड़ाई खत्म, यानी अमेरिका क्या था? पूंजीवादी था और सोवियत संघ क्या था? साम्यवादी था। अब इन दोनों में लड़ाई चलती रहती थी कि पूंजीवादी ज्यादा बेहतर है, दूसरा कहता था साम्यवादी ज्यादा अच्छा है, एक दूसरे के विरोध करते थे, ऐसी स्थिति बनी रहती थी। अब दोनों मतलब एक हार चुका है या एक अब रहा ही नहीं है। तो ये जो अमेरिका वो किसको कहेगा कि साम्यवादी ज्यादा पूंजीवादी ज्यादा अच्छा है? क्योंकि एक ही चीज रह गई थी, वो थी पूंजीवाद। और फिर उसके बाद में आता है नई शांति का उदय की संभावना भी कर सकते हैं। अब होता क्या है? पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फिर आया 1939 से 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार। और फिर 1945 से लेकर 1991 तक आया शीत युद्ध। अब दुनिया इन दो युद्धों की मार झेल रही थी और शीत युद्ध की मार झेल रही थी। अब लोग भी थक चुके थे लड़ाइयां देख देख के। अब उन्हें नई शांति चाहिए थी जिसकी संभावना अब बनने लगी थी, क्योंकि अब शीत युद्ध खत्म हो चुका। तो लोगों ने सोचा कि अब नई संभावना आई है, नई शांति का उदय हो रहा है। ये सारी चीजें अब यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा अब पहले विश्व दो ध्रुवीय था, जैसे कि हमारी हेडिंग ये दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि अब विश्व दो ध्रुवीय नहीं रहा, अब विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय विश्व। अब इसमें अकेली महाशक्ति कौन थी? अकेली महाशक्ति रह गई थी, अब वो थी अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ तो अब रहा नहीं था। पहले दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ रहा नहीं तो अकेली महाशक्ति रह गई अमेरिका। और उसके अलावा बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, जैसे कि नए देशों का उदय। अब सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब वो टूटा तो बहुत सारे छोटे छोटे देशों का जन्म हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे देश मैप पे बनने लगे, यानी कि नए देशों का उदय होने लगा। और फिर 7वां पॉइंट आता है हमारे पास विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब जैसे हुआ क्या, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो धीरे धीरे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर लोग बढ़ने लगे, देश बढ़ने लगे। तो इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बहुत बड़ी अहमियत निभाई, बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिस कारण से इनकी जो अहमियत थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब ये सारे परिवर्तन हुए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। और उसके बाद में हमारा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, वो है शॉक थेरेपी। छोटा सा पॉइंट है और थोड़ा इजी भी है। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना।
यानी पहले तो किसी को नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, शॉक थेरेपी कहेंगे। अब हुआ क्या था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो मतलब सोवियत संघ के पहले क्या थे, वो साम्यवाद में थे, साम्यवादी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मानते थे। अब वो धीरे धीरे पूंजीवादी की ओर बढ़ने लगे थे, पूंजीवादी की ओर अग्रसर होने लगे थे। जो देश पहले साम्यवाद थे अब वो धीरे धीरे सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवाद में बदलने लगे थे। अब इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अहमियत भूमिका निभाई थी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने 1991 के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था विश्व में, और इन्होंने शॉक थेरेपी नामक मॉडल दिया था जिसमें साम्यवाद देशों को पूंजीवाद की तरफ बदला जा रहा था। यानी जो पहले कोई भी चीज़ जैसे कि उद्योग धंधे हो गए या फिर जो खेत वगैरह हो गए, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थे यानी कि सरकार के अंडर में आते थे, अब धीरे धीरे उन्हें निजी कंपनियों के हाथों में बेच दिया जा रहा था। अब उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। अब जो खेत थे उन्हें बेच दिया जा रहा था, वो अब निजी क्षेत्र में आने लगे थे। उद्योग धंधे थे उन्हें बेचा जा रहा था, जो कि अब निजी क्षेत्र में आने लगे थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया था, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को ही चेंज किया गया था। यानी पहले जो साम्यवाद थे अब उन्हें क्या बनाया गया था, पूंजीवाद बनाया गया था। यानी पूरा ये साम्यवाद और पूंजीवाद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, यानी एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन देशों में हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है। अब शॉक थेरेपी हुई, इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए और कुछ बुरे परिणाम भी आए, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।